में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जिसको भी एनएसएफ ईमेल आ रहा है, अगर उसका केस जेन्युइन है, वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा एनएसएफ ईमेल सबको रिसीव हो रही आजकल और एक टेंशन बनी हुई। तो एनएसएफ क्या है और जितना भी प्रोसेस इसका क्यों आता है और कैसे आपने इससे बचना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनएसएफ जो हमारे पास आता है वो है एनएसएफ नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ईमेल होता है जिसको हम कहते हैं एनएसएफ नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये क्यों आता है? एनएसएफ हम जब वीज़ा फाइल करते तो ये कुछ दिन बाद हमें रिसीव होती है। तो इसके कुछ वजूहात होते हैं। सबसे पहले हम जो है ना ये अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वीएफएस एक ग्लोबल होता है ना जहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट बुक की होती है, उस पर हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो कभी कभार जो स्टूडेंट होते हैं वो गलती करते खुद अपलोड करते, लेकिन रिकमेंडेड तो यही है कि आप खुद ही अपलोड कर देना, क्योंकि एजेंट या बाजार में लोग कहते हैं कि आपने खुद अपलोड नहीं करना, इसमें मसले मसाइल आ जाते हैं। खुद भी अपलोड किए थे, उसका जितना भी प्रोसेस था वो मैंने वीडियोस में भी शेयर किए। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने जो है ना चैनल पे लिस्ट किया है। अपलोड करते उस टाइम कभी कभार गलती हो जाती है, बंदा तो या कुछ डॉक्यूमेंट मिस कर देता है या जो डॉक्यूमेंट्स होते आप जो है ना एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते। तो एहतियात तो यही करना चाहिए, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है और आप बैचलर की या मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम आपने एक्सपीरियंस, अगर आपका गैप नहीं तो एक्सपीरियंस आप कोशिश करें कि अपलोड ना करें। आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। ज़्यादातर मार्केट में जो बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है वो वर्चुअल बैंक स्टेटमेंट होते हैं, जिसका कोई बुनियाद ही नहीं होता, बंदा सिर्फ अपलोड कर देता है और उसके बाद जब वेरिफिकेशन तो वहाँ पे वो फेक निकल आती है। और इसके बाद तो वो इतना इंस्टेंटली डिसीजन नहीं लेते, तो आपको एक ईमेल कर देते एनएसएफ। तो एनएसएफ उस टाइम क्या होता है कि वो आपको कह देते हैं भाई कि आपका जो एप्लीकेशन है वो नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो हम आपको जो है ना इसका टाइम फ्रेम होता है 3 मंथ, वो इस दौरान आपको एक रिस्पॉन्स देगा। और रीज़न ये भी हो सकती है, ज़्यादातर लोग जो है ना यूनिवर्सिटी अगर इसकी स्टार्ट हो रही भाई फरवरी में या दिसंबर में और उसके पास अभी भी 3 महीने हैं, तो वो लोग फिर भी प्रायोरिटी पे अप्लाई करते। अगर आप प्रायोरिटी पे अप्लाई कर रहे हो, आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है, तो उसी दौरान आप जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसको शक होता है, तो क्या कर देते आपका जो है ना एनएसएफ ईमेल कर देता है। एक तो ये सिचुएशन होगी, दूसरा सिचुएशन ये भी होता है कि आजकल यूके के जो मतलब जो लोग आ रहे हैं उसका मिकदार बहुत ज़्यादा हो गया, हर एक बंदा यूके आने के लिए सोच रहा है। तो अगर एम्बेसी में रश बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, आप सबको पता है इनटेक आ रहे हो, आपने फिर भी प्रायोरिटी पे अप्लाई कर दिया, तो उन लोग के पास रश तो बहुत ज़्यादा होता है, स्टाफ कम है। तो उस सिचुएशन में वो लोग क्या करते हैं भाई, आपका जो प्रायोरिटी बेस्ड जो एप्लीकेशन होता है उसने उस पर टाइम स्पेंड किया, लेकिन उस दौरान उन लोगों ने डिसीजन नहीं लिया, तो वो एक एनएसएफ ईमेल कर देते। उस दौरान क्या होता है कि उन लोग को कुछ टाइम मिल जाता है, क्योंकि एनएसएफ ईमेल के जिस तरह मैंने बताया कि इसके 3 मंथ ड्यूरेशन होता है, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि 3 मंथ में आपको जवाब देगा। एक तो सिचुएशन यही हो गई। और भी रीज़न है जिस तरह के बैंक स्टेटमेंट, एहतियात करें कि बैंक स्टेटमेंट आपके पास जो है ना ओरिजिनल होनी चाहिए। वो बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपके पास आपको पता है मेच्योर है, इसमें पैसे अवेलेबल है, कोई धोखेबाजी आपने नहीं की। क्योंकि ज़्यादातर ये भी होता है, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट है वो लोग वेरिफिकेशन आजकल तो लाजमी बात है 80% वो लोग वेरीफाई कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग वर्चुअल बनाते जिसके लिए बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन तो ऑब्वियसली हो रहा है। तो जब वेरिफिकेशन ऑफिसर जो होता है वो क्या करते हैं, वो हेड ऑफिस में, जिस तरह की अगर मैं अपनी एरिया की बात करूँ वहाँ पे तो होता है हेड ऑफिस कराची में, तो वो कराची को ईमेल करते हैं, आपका डिटेल्स वगैरह सब कुछ बाइंड करके, आपका जो पिक्चर होता है वो सब कुछ सबमिट करके एक ईमेल करते हैं, प्रोफेशनल ईमेल। तो वो ईमेल जब हेड ऑफिस को रिसीव होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पे उसको सीसी कर दे, फिर हेड ऑफिस वाला उस बैंक मैनेजर को सीसी कर दे और वहाँ से डिटेल क्रॉस चेक कर दे। हेड ऑफिस में भी आपका डिटेल चेक होता है, वहाँ पे भी होता है। तो जब आपका ईमेल हेड ऑफिस पहुँच जाते हैं, हेड ऑफिस सीसी कर देता है आपकी जो अथॉरिटी बैंक होता है मैनेजर को, तो उसके पास जब चली जाती है तो उसमें अगर आपके पास अकाउंट फेक है, उसमें पैसे नहीं या कुछ मिच्योर, उसको रिस्पॉन्स आता है, उसमें टाइम लगता है। जो जेन्युइन होता है उसका तो इंस्टेंटली उसका जो है ना डिसीजन आ जाता है। जब जिसमें शक होता है तो फिर उसमें एम्बेसी को फिर टाइम, ऑब्वियसली टाइम चाहिए, तो आपको एनएसएफ ईमेल कर देती है। लेकिन कभी कभार इस तरह भी होता है, आपको एनएसएफ ईमेल आ जाती है, आप पेड इंक्वायरी करते हैं, जब आप पेड इंक्वायरी करते हैं तो पेड इंक्वायरी के बाद आपको वो बताते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में यही मसला है या हम आपको इतने दिन में जवाब देंगे।
तो जब पेड इंक्वायरी आप करते बहुत से स्टूडेंट को जो है ना इंटरव्यू की ईमेल भी रिसीव हो रही। लेकिन इंटरव्यू के बारे में आप लोगों ने घबराना नहीं कि मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो अपना इंट्रोडक्शन भी खुद नहीं कर सकता था, टेस्ट भी किसी और से किया था, उसने भी इंटरव्यू क्रैक कर दी। तो वही क्वेश्चन होते हैं जिस तरह के हमारा क्रेडिबिलिटी या वीज़ा कंप्लायंस इंटरव्यू में होता है। तो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जिसको भी एनएसएफ ईमेल आ रहा है, अगर उसका केस जेन्युइन है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ठीक है, बैंक स्टेटमेंट ठीक है, उसका कुछ भी उसने इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड नहीं किया है, तो 90% केसेस में आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है और विद इन 10 डेज आपका डिसीजन आ जाता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी इसमें, आप लोगों ने प्रायोरिटी पे ज़्यादातर अप्लाई नहीं करना है, स्टैंडर्ड पे करें, क्योंकि टाइम फ्रेम सब कुछ एक ही चल रहा है। तो ये थी मेरी वीडियो एनएसएफ ईमेल के बारे में। अगर फिर भी आप लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।